हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक तिवारी है और आज हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी आपको हम पढ़ाएंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं शताब्दी में यूरोप से भारत तक आने के लिए दो मार्ग हुआ करता था। एक जल मार्ग हुआ करता था और दूसरा थल मार्ग हुआ करता था। जो जल मार्ग हुआ करता था, ये अगर यूरोप से भारत तक आना है तो आपको अरब सागर, इसके अलावा आपको फारस की खाड़ी, लाल सागर, काला सागर इत्यादि को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। अगर आप इनके सीक्वेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको लाल सागर, उसके बाद काला सागर, उसके बाद अरब सागर और उसके बाद फारस की खाड़ी इत्यादि को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। अगर थल मार्ग की बात करें तो थल मार्ग के लिए भारत तक आने के लिए तुर्की, ईरान, इराक और उसके बाद अफ़गानिस्तान इत्यादि को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। तो शायद इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी दोस्तों कि सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि अगर यूरोप से भारत तक किसी को आना रहता था तो अगर वो जल मार्ग के थ्रू आता था तो उसे अरब सागर, या आप अगर सीक्वेंस की बात करें तो लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी इत्यादि को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। अगर थल मार्ग की बात करें तो तुर्की, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान के 4 दर्रे भी पार करने के बाद उसे भारत में प्रवेश मिलता था। 4 दर्रे अगर बात करें, गोमल, खैबर, बोलन और कुर्रम, ये 4 दर्रे भी हुआ करते थे। इन दर्रों को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। तो चलिए और आगे बात करते हैं। फिर 1453 में अगर बात करें, 1453 में एक जगह हुआ करती थी तुर्की में, कुस्तुनतुनिया। ये एक जगह का नाम है। ये तुर्की में एक जगह हुआ करती थी और इस पर एक उस्मानी शासक ने इस जगह को जीता और अपने कब्जे में कर लिया, जिससे जब तुर्कों का इस पर अधिकार हो गया तो ये जो तुर्कों पर अधिकार होने के बाद ये जगह उनके अधिकार में आ गई और जिससे जो अरब सागर और ये फारस की खाड़ी वाली जगह है इस पर इनका अधिकार हो गया, जिससे यूरोप से भारत तक आने के थल और जल मार्ग दोनों ही बंद हो गए। चलिए एक बार दोबारा से आपको बताते हैं। तो हमने ये बताया कि यूरोप से अगर भारत तक आना था तो आपको 2 मार्ग होते थे, एक जल और दूसरा थल। जल मार्ग ये आपको लाल सागर, काला सागर, अरब सागर और फारस की खाड़ी इत्यादि को पार करने के बाद मिलता था। अगर थल की बात करें तो आपको तुर्की, ईरान, इराक और अफ़गानिस्तान, और उसके साथ में आपको 4 दर्रे भी हुआ करते थे, गोमल, खैबर, बोलन और कुर्रम। इन दर्रों को पार करने के बाद भारत में प्रवेश मिलता था। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि 1453 में एक जगह हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। इसको एक उस्मानी शासक ने जीत लिया। एक उस्मानी शासक ने इस जगह को जीत लिया, जिससे जो जल मार्ग और थल मार्ग वाला जो जगह था, जो आने के रास्ते थे वो बिल्कुल बंद हो गए। चलिए अब उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं। 1453 से हमें कुछ बातें और याद आ रही हैं। 1453 से हमें याद आ रहा है 1853। 1453 से हमें याद आ रहा है 1853। तो बच्चों 1853 में आप लोग जानते होंगे क्या हुआ था। 1853 में अगर बात करें तो आपको पता था कि भारत में सबसे पहली बार
ये थोड़ा सा हम आपको अलग से नोट करके बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आप ऐसा समझ लीजिए ये विविध के अंतर्गत है। जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए 1853 में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के लिए चली थी, और ये आप लोग सभी लोग जानते हैं ये 32 से 33 किलोमीटर ये चली थी। ये आपको सबको पता है, मुंबई से ठाणे के लिए 32 से 33 किलोमीटर ये रेलगाड़ी चली थी। और आपको ये भी पता होगा उस ट्रेन का नाम भी एक बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी, उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुंबई से ठाणे के लिए 32 से 33 किलोमीटर ट्रेन चली थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। तो चलिए ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये भी आपको पता ही होगा कि 1853 में जो ट्रेन आपकी चली थी वो किसके शासनकाल में चली थी। तो आपको पता है कि भारत में रेलवे के जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी, और शायद आप इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे, या अगर नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कर देते हैं इनके बारे में भी। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको बता देते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, लेकिन फ़िलहाल अभी याद आ गया है तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। लॉर्ड डलहौजी की अगर बात करें तो ये आपको पता ही होगा कि अगर भारत में अगर बात करें, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ये सबको पता है, अब आपको भी पता होगा, हम सिर्फ आपका रिवाइज करवा रहे हैं। चलिए इसके अलावा ये भी आपको पता होगा कि भारत में डाक सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। इसके अलावा ये भी आपको पता होगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये किसके समय में पेश किया गया था। तो ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये लॉर्ड डलहौजी के ही समय में पेश किया गया था। ये सबको पता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय में पेश किया गया था। लेकिन ये जो पारित हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी पता होगा। ठीक है, चलिए तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पेश हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लेकिन ये पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और ये भी आपको पता होगा कि जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय ये भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और ये भी आपको पता होगा कि भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम डलहौजी की बात करें तो हड़प नीति का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि इसने कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसको ये हड़पा था। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको उसके बारे में बता देते हैं, इसने कौन कौन से राज्य हैं जो हड़पा था। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं डलहौजी द्वारा हड़पे गए राज्य कौन कौन से हैं। तो इसके द्वारा जो हड़पे गए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। इसके द्वारा जो हड़पे गए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चों हम आपको कुछ बता देते हैं जो हमें याद है। सतारा, तो ये बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सबसे पहली बार लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से सबसे पहली बार इसको हड़पा गया था। इसके अलावा संभलपुर ये उड़ीसा में पड़ता है। और इसके साथ ही इसी साल में एक जगह है
जैतपुर एक जगह है, इसको भी इसी समय इसी साल में डलहौजी के माध्यम से हड़पा गया था और ये पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर तीसरा हम बात करें, तीसरा है बघाट। और अगर चौथा बात करें तो उदयपुर। अगर पांचवें की हम बात करें तो पांचवें में आता है झांसी। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में आता है नागपुर। और अगर 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर अवध का नंबर आता है। और तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए आपके कि सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से कौन सा राज्य हड़पा गया था, तो आंसर होगा आपका सतारा। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सबसे अंत में डलहौजी के माध्यम से अवध को सबसे अंत में हड़पा गया था, तो ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये भी आपको पता होगा कि 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। तो चलिए, ये आपको पता ही होगा। चलिए, तो आपको ये भी पता होगा कि अवध का जो प्रथम नवाब था या इसका संस्थापक था, ये भी आपको पता होगा कि शहादत खां इसका प्रथम संस्थापक था, जिसने अवध को बनाया था। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों, वीडियो आप रोक के नोट करते रहना। हमारे पास समय है कम, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी आपको पढ़ा दे रहे हैं। आप वीडियो रोक के इत्मीनान से नोट करना, आपके पास पर्याप्त समय है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अभी तक हमने आपको सिर्फ ये बताया कि भारत तक आने के लिए 2 मार्ग हुआ करते थे, जल मार्ग और थल मार्ग हुआ करते थे। और उसके बाद 1453 में एक उस्मानी शासक ने कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम हुआ करता था, इस पर अधिकार कर लिया, जिससे जल और थल मार्ग वाला रास्ता बंद हो गया। उसके बाद 1494 में आपने नाम सुना होगा कोलंबस का नाम आपने सुना होगा। तो कोलंबस ये भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ये दिशा भटक गया और दिशा भटकने के बाद ये पहुंच गया अमेरिका और इसने अमेरिका की खोज कर डाला। तो ये आप जानते भी रहे होंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, वहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई थी। अगर आपसे कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो आप अच्छे से जानते हैं, कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तो ये आपको पता ही होगा। हालांकि एक कुक से हमें याद आता है एलिस्टर कुक का नाम, जो काफ़ी समय तक इंग्लैंड से बने रहे हैं, इंग्लैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं एलिस्टर कुक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पता ही रहा होगा, बस सिर्फ हम आपका रिवाइज करवा रहे हैं बच्चों। अगर कोलंबस की बात करें तो कोलंबस का जो जन्म है, इसका जन्म हुआ था इटली में। लेकिन इटली में किस जगह पर इसका जन्म हुआ था, तो उस जगह का नाम है जनोआ। इटली के जनोआ में इसका जन्म हुआ था। अगर बच्चों इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी स्पेन में। ये भी आपको पता होगा कि स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड नाम है। चलिए, तो ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक जनोआ है, एक जनेवा है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसके बारे में भी। एक जनोआ है और दूसरा जनेवा है। बच्चों, जो जनोआ है ये इटली के अंदर है और जो जिनेवा है ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर है।
तो बच्चों ये काफ़ी जिनेवा में काफ़ी हेडक्वार्टर्स भी हैं। हम आपको थोड़े से जो हमें याद है हम आपको बता देते हैं, 2-4 आपको बता देते हैं जिनके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। तो बच्चों ये आपको पता होगा WHO जो इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसका भी मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। तो बच्चों कुछ ये हेडक्वार्टर्स हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा और भी है, आप लोग देख लेना, उसमें आपको जो भी आपके पास नोट्स हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा सक्रिय भी रहते हैं, तो इसलिए हमें भी याद है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो बच्चों अगर आपसे बोला जाए कोलंबस का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप आंसर देंगे इटली। और इटली में कहाँ पर, तो आप सभी लोग जान गए होंगे कि इटली में कहाँ पर इसका जन्म हुआ था, जनोवा नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था। और अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी स्पेन में। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि कोलंबस कहाँ से अपनी जो पानी की जहाज़ है वो लेकर निकला था, तो आपका आंसर स्पेन होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि कहाँ से ये अपनी पानी की जहाज़ लेकर निकला था, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों ये पानी की जो जहाज़ है, पानी की जहाज़, ये पानी की जहाज़ अपनी लेकर निकला था स्पेन। बच्चों ये अगर हम बात करें पानी की जहाज़ कहाँ से लेकर निकला था, तो ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड से ये अपनी पानी की जहाज़ लेकर निकला था। तो बच्चों इतना आपने नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। और यहाँ पर हमारे जो है कुछ सपोर्ट टीम भी हैं जो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, और उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं 1487 में बार्थोलोमियो डियास, तो बच्चों ये आपके इतना बिल्कुल समझ में आ गया होगा जितना हमने अभी तक पढ़ाया है आपको। अब उसके आगे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, और उसके बाद आप क्या करिएगा, अब आप हेडिंग ही डाल दीजिएगा, क्योंकि आपको जो पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है PDEF, जो भी कंपनियां हैं यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आने का जो क्रम है। ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनके आने का जो क्रम है, इनका जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। आने का जो क्रम है, P से यहाँ पर पुर्तगाली, तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको डच के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आपको अंग्रेज़ के बारे में पढ़ना है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर S से स्पेनिश भी आपको पढ़ा दें। इसके अलावा आपको लास्ट में फ्रांसीसी भी आप पढ़ने को पा जाएंगे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, और क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं वो पुर्तगाली, अंग्रेज़ और कुछ हद तक फ्रांसीसी वाला भी रहता है। तो ये आपको पढ़ना है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में कौन सी कंपनी सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई,
तब आपका आंसर होगा पुर्तगाली, क्योंकि ये आपको सभी को पता है कि अभी आप पढ़ेंगे भी कि 1498 में सबसे पहली बार वास्को डी गामा यहाँ पर आया था। और ये भी आपको पता होगा कि 1961 में भारत की आज़ादी के बाद ये यहाँ से भगाए गए थे। और ये कहाँ से भगाए गए थे ये भी आपको पता होगा, गोवा, दमन और दीव से ये भगाए गए थे। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई, सबसे बाद में गई, तो आंसर होगा पुर्तगाली। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग पुर्तगाली। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर 1487 की बात करें तो 1487 में एक पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डियास ये एक पुर्तगाली यात्री था और ये भारत की खोज करने के लिए निकला। लेकिन ये दिशा भटक गया और दिशा भटकने के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ये पानी की जहाज़ लेकर निकला, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग, या आप बोल सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग, केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया और उसके आगे बढ़ ही नहीं पाया। और इसी का दूसरा नाम, एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आया था, इसी का एक दूसरा नाम भी होता है आशा अंतरीप। आप अगर मैप में देखेंगे तो सबसे दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में आपको दिख जाएगा आसानी से, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। तो चलिए फिर, तो यहाँ तक ये आ सका था, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन आपको पता होगा, जो आप लोग पढ़ते हैं, 1497 में एक पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डी गामा, बच्चे को पता है इसका नाम, कब आया था सबको पता है, और वही हम भी बताएंगे आपको। 1497 में वास्को डी गामा सबसे पहली बार पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपनी पानी की जहाज़ लेकर निकला। और इसकी पानी का जहाज़ का नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसकी पानी की जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। इसकी पानी का जहाज़ का नाम था साओ गैब्रियल। तो ये पानी की जहाज़ लेकर 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकला और इसकी जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था। और 90 दिन की यात्रा के बाद ये पहुंच गया भारत में, और भारत में पहुंचा केरल में, और केरल में भी पहुंचा कहाँ पर, कालीकट में पहुंचा। और कालीकट में भी कहाँ पर पहुंचा, किस बंदरगाह पे पहुंचा था, तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुंचा था, कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुंचा, कप्पक डाबू बंदरगाह पे पहुंचा था। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से पानी की जहाज़ लेकर, जिसका नाम साओ गैब्रियल था, निकला और 90 दिन की यात्रा के बाद केरल के कालीकट में पहुंचा और कप्पक डाबू बंदरगाह इस पर पहुंचा। और ये आपको पता होगा कि उस समय जो कालीकट था, उस समय का जो कालीकट था, ये मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था। तो ये मसालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। तो बच्चों ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। तो ये मसालों के लिए प्रसिद्ध था उस समय कालीकट। तो 90 दिन की यात्रा के बाद ये वहाँ पर पहुँचा। उसके बाद आगे देखिएगा, 90 दिन की यात्रा के बाद ये पहुँचा। उसके बाद पहुँचने पर क्या हुआ, पहुँचने पर एक वहाँ का स्थानीय शासक था जिसका नाम था राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। लेकिन अरबों ने
अरबों ने, जिनका अधिकार अरब सागर पर था, अरबों ने इसका विरोध भी किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों का या के आने का विरोध सबसे ज़्यादा किसने किया था? अरबों ने किया था। अरबों ने इसका विरोध किया था। अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे विरोध क्यों किया था। तो इसका विरोध अरबों ने किया था। इसके साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, एक द्विभाषीय, जिसे दो भाषाओं का ज्ञान था, या आप ये बोल सकते हैं पथ प्रदर्शक, इसकी सहायता के लिए एक द्विभाषीय या पथ प्रदर्शक, जो इसे केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप पर मिला था, जिसका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक नामक एक द्विभाषीय था जो उसकी सहायता किया था, जो इसे केप ऑफ गुड होप में मिला था, और इसे दो भाषाओं का ज्ञान था, जिससे ट्रांसलेशन करके ये आसानी से चीज़ों को समझाता था। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये वास्को डी गामा 1499 में यहाँ से वापस लौट जाता है, यानी एक साल यहाँ पर रहता है, और एक साल के बाद ये यहाँ से अपने साथ मसाला लेकर ये अपने यहाँ से चला जाता है। और ये मसाला जाकर यूरोप में जब बेचता है, अपने देश पुर्तगाल में जब बेचता है, तो वो 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा कमाता है। 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा कमाता है। तो लालच, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगी उसकी। एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है कि वास्को डी गामा बच्चों, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। वास्को डी गामा किस राजा के दूत बनकर भारत आया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है। भारत आया था। तो बच्चों, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि वास्को डी गामा किस राजा का दूत बनकर भारत आया था, तो ये पुर्तगाल का राजा था, जिसका नाम था राजा हेनरिक। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। राजा हेनरिक का दूत बनकर यहाँ पर आया हुआ था। तो बच्चों, 1499 में ये मसाला लेकर गया और 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा कमाया। उसके बाद ये पुनः 1502 ईस्वी में ये पुनः भारत में आता है, और उसके बाद ये लास्ट बार 1524 में तीसरी बार, और ये 3 बार भारत में आया हुआ था। 1524 में तीसरी बार भारत में आता है, और अंततः इसकी भारत में ही कोचीन नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोचीन नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, कोचीन नामक जगह पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वास्को डी गामा का हिसाब किताब ख़त्म होता है। लेकिन अभी आपका पुर्तगाली ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपका ये चलता ही रहेगा। चलिए, अब इसके आगे आप लोग नोट करके, हो सकता है हमारी स्पीड थोड़ा सा तेज़ हो, लेकिन आप लोग वीडियो रोक के इत्मीनान से नोट्स बनाना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं है। हमारे सपोर्ट टीम भी आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी पर, पीछे देख रहे हैं, और बड़ी खुशी भी हो रही है। तो चलिए, देख रहे हैं कोई दिक्कत कैमरे में नहीं हो रही है, हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बच्चों, टाइम जो है ज़्यादा हो रहा है, और शायद टाइम थोड़ा सा दिक्कत पड़ रही है, और इसलिए वीडियो हमें थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, और इसी चीज़ को हम जारी रखेंगे। अभी कुछ देर बाद दूसरे वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।